Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adoverse News Analysis. Today is 3rd of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Adoverse News Analysis जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आवर फर्स्ट न्यूज इज पैनल ऑफ पीएम सीजेआई एंड LOP to pick CEC says कोर्ट. नाउ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डायरेक्ट किया है कि आप क्या करेंगे, एक पैनल यहाँ पे बनाएंगे, है ना. गवर्नमेंट को यहाँ पे रिकमेंड किया है कि आपको यहाँ पे एक पैनल बनाना होगा. उस पैनल में कौन कौन होगा, 3 मेंबर्स होंगे. फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर, दूसरी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड यहाँ पे एक मेंबर होगा अपोजिशन पार्टी का, है ना. जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उस पार्टी का यहाँ पे जो लीडर होगा वो इस पैनल का क्या होगा, मेंबर होगा. और ये पैनल क्या काम करेगी, ये पैनल का मेन काम ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, है ना, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर 3 मेंबर होते हैं हमारे, एक चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो अपनी मतलब की मर्जी से यहाँ पे जो ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना, इनके जो नीचे आ रहे हैं उनको यहाँ पे इनका जो नंबर है 2 से 3 4 वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे इस पैनल को यहाँ पर बनाया गया है. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा क्यों. तो इसके लिए यहाँ पे केस हुआ था. केस ये था कि एक IAS ऑफिसर थे, उनका क्या होने वाला था, दिसंबर में रिटायरमेंट होने वाला था. ठीक है, दिसंबर में रिटायर होने वाला था, बट उन्होंने क्या किया, मार्च में ही अपना मतलब एक वॉलंटरी एप्लीकेशन दे दिया रिटायरमेंट के लिए. और उनका जो रिटायरमेंट एप्लीकेशन था वो भी अप्रूव हो गया. ओके, उसे अप्रूवल मिल गई. और सेम डे ही जिस दिन उनको रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिला, सेम डे उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन पर क्या कर लिया गया, अपॉइंट कर लिया गया. तो इसी के चलते यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे देखिए इलेक्शन कमीशन क्या है, एक आप कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका मेन वर्क ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, है ना. जो हमारा इलेक्शन कमीशन है अंडर आर्टिकल 324 ये आता है, इसका मेन वर्क ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना. अब यहाँ पर अगर ऐसे काम होंगे जैसे कि ठीक है वो IAS ऑफिसर थे, है ना, और उनका सेम डे जिस दिन वो मतलब रिटायर हुए उसी दिन उन्हें इलेक्शन कमीशन के मतलब कि एक मेंबर के रूप में उन्हें अपॉइंट कर लिया गया. तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है इसकी यहाँ पर इंडिपेंडेंसी पर बात उठती है. ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या बात आती है, सेकंड जैसे कि ये जो पूरा केस है वो किसके पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाएगा, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है. कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए ना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, है ना. फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, हर एक इंडिविजुअल का एक तरीके से आप कह सकते हैं राइट है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बेसिक फीचर है, बेसिक प्रिंसिपल है हमारा. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किसका उठता है, जुडिशियल ओवररीच का. मतलब यहाँ पर देखिए जुडिशरी क्या कर रही है, हर एक मामले में ओवर रीच कर रही है. हर एक मतलब कि कोई भी इशू आता है तो उसमें क्या करती है, अपना यहाँ पर मतलब अपना कदम यहाँ पर आगे बढ़ा देती है. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ जो जुडिशरी है वही एक ऐसी बॉडी रहेगी जिस पर हम यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, है ना. जो हमारा ट्रस्ट है सिर्फ हम जुडिशरी पर ही कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो जुडिशरी है अगर वो इसी तरीके से मतलब कि हर एक मामले में हर एक इशू में आगे आती रहेगी, जुडिशियल ओवररीच करती रहेगी, तो जो हमारी अदर यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, हमारे एग्जीक्यूटिव है, इनका क्या मेन रोल रह जाएगा फिर, है ना. तो देखिए यही सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठ कर आते हैं. अब देखिए इसमें पैनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसके अंदर हमने बात करी कितने, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो रहे हैं, दूसरे यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. ठीक है, एक चीफ होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर. यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पे हमारे लिए मतलब आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन और रिमूवल की पूरी प्रोसेस है. जिस तरीके से यहाँ पे एक जज की रिमूवल की पूरी प्रोसेस होती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की प्रोसेस होती है, वैसे ही यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन की रिमूवल की प्रोसेस है. बट जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन, इनके ना तो अपॉइंटमेंट के यहाँ पे कोई प्रोसेस है और ना ही रिमूवल की प्रोसेस है. अपॉइंटमेंट में सिर्फ कितना होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे नेम रिकमेंड करती है और वो नेम किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं, तो वो एज ए इलेक्शन कमीशन को उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है. ठीक है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करके क्या कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक पैनल बनाएंगे, उस पैनल में 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, CJI एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी. ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके तहत क्या किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर
कमिश्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ओके, अब हम इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन किसके अंडर आता है। तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ओके, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1950 को ही सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, मतलब कि 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और उसी दिन इसको स्टैब्लिश भी किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखिए तो पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 तक हमारा किससे डील करता है? इलेक्शन कमीशन से, ठीक है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन एंड एस्टैब्लिश अ कमीशन फॉर 3 मैटर्स। अब देखिए आर्टिकल 324 क्या कहता है? सुप्रिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन अ इलेक्शन कमीशन, मतलब जो भी इलेक्शन का पूरा भी है, किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, उसका पूरा जो मेंटेनेंस है, कंट्रोल है इलेक्शन का, पूरा किसके पास रहेगा? इलेक्शन कमीशन के पास। आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन और इन क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। तो मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि आर्टिकल 325 कह रहा है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे इनएलिजिबल नहीं बताया जाएगा इन केस ऑफ, मतलब वो इस रिलीजन से अगर बिलोंग करता है तो वो इलेक्शन, मतलब जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स ग्राउंड्स होते हैं, है ना, तो उन बेसिस पर उनका इंक्लूजन किसी भी पर्सन का यहाँ पे नहीं किया जाएगा। 26 क्या कहता है? 326 इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं और हाउस ऑफ द पीपल के जो भी इलेक्शन होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज पे। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जब आप 18+ हो जाएंगे उसके बाद आपके पास क्या है? वोट का यहाँ पर राइट है। 327 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। यहाँ पर ये पावर प्रोवाइड करता है किसको? पार्लियामेंट को, कि क्या करें वो लेजिस्लेचर की रिस्पेक्ट में किस तरीके से लेजिस्लेचर का यहाँ पर इलेक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रोविजंस बना सकते हैं। 328 क्या कहता है? पावर ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन। यहाँ पे स्टेट को पावर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और 29 है बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे मल्टी मेंबर है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, हमने अभी बात करी थी कमिश्नर, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है? बाय द प्रेसिडेंट होता है, हमने यहाँ पे देखा गवर्नमेंट नेम रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट उनको यहाँ पे अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या है? 6 ईयर या तो 6, इनका टेन्योर देखें तो 6 ईयर होता है या फिर 65 ईयर्स एज तक, इसमें से जो भी सबसे पहले हो जाएगा उसके बेसिस पर यहाँ पे क्या होगा? उनका टेन्योर यहाँ पे डिसाइड होता है। रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इम्पीचमेंट, यहाँ पे पूरी इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, वो अप्रूव करते हैं कि हाँ हमें अब इन इलेक्शन कमीशन को यहाँ से रिमूव करना है। तो सिर्फ उनकी मतलब कि उन जो वो आप कह सकते हैं कि जो वो अप्रूव करेंगे उसी बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन कमीशन जो है उनका यहाँ पे रिमूवल होता है। यहाँ पे देखिए बॉडी की हमने बात कर ली, कौन कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर होते हैं। फंक्शन की बात करें कि क्या क्या, हमने अभी फंक्शन देख लिया यहाँ पे, जैसे डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, प्रिपेयरिंग अप डेट टू लिस्ट, मतलब कब यहाँ पे वोटर्स की लिस्ट प्रिपेयर करना, कब इलेक्शन होना है, डेट डिसाइड्स, पूरा काम किसका होता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेटल डाउन ऑफ डिस्प्यूट्स रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पर अगर किसी इलेक्शन पार्टीज़ के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको सेटल डाउन करना, है ना। नॉमिनेशन पेपर का स्क्रूटनी करना, फिक्स और जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस हैं, है ना, इलेक्शन के यहाँ पे कुछ खर्च कॉस्ट होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीज़ें फिक्स करना, लिमिट करना, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको डिक्लेयर करना, डेट को कब इलेक्शन होने हैं उसको नोटिफाई करना, स्केड्यूल करना। तो ये सारा काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट एज गवर्नर डिलेज नॉट टू बिल। ना आप सभी को पता है, हम कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर इसको आप रिलेट कर लीजिए हमारे स्टेट और सेंटर रिलेशन से, स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन से, और हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और गवर्नर हैं इनके बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, मतलब हमें क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तेलंगाना का केस आया, तेलंगाना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर हैं यहाँ पे, जो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे क्या किए? बिल पास करे। उनकी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहां से उन्होंने बहुत सारे बिल पास करे, और वो बिल किसके पास गया? गवर्नर के पास। अब गवर्नर की यहाँ पे फाइनल, जब तक गवर्नर अपने फाइनल एसेट नहीं दे देते तब तक वो बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे इसी के बेसिस पर तेलंगाना गवर्नमेंट वो कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट में मूव करा। उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं? बिल को नोट देने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं।
अब उन्होंने ये बताया कि हमने यहाँ पे सितंबर 14 2022 से उनके पास बिल जाके पड़े हैं और आज क्या हो रहा है, यहाँ पे 23 आ गया, मार्च 23, ठीक है। अभी तक उन बिल्स पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब गवर्नर की यहाँ पे क्या होती है, या तो आप उसमें एसेट दीजिए अपना, या फिर उसको विदहोल्ड कर लीजिए, या फिर रिकमेंडेशन के लिए भेज दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 200 क्या कहता है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट दैट गवर्नर कुड एसेट और कुड विद होल्ड एसेट, in which case bill should be returned together with the message requesting that house reconsider the bill or for any specific provision and would consider the desirability of introducing any such amendments as it might recommend to the in the message। अब मतलब या तो वो क्या कर सकते हैं, अपने एसेट को होल्ड कर सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं, है ना। मतलब एक मैसेज के साथ में कि आप ये इस प्रोविजन को मतलब ध्यान से करिए, रीचेक के लिए इसको भेज सकते हैं। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा डिले हो रहा है ना, तो उसमें वो उसको विदहोल्ड कर रहे हैं, ना ही उसमें अपना एसेट दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उस पर यहाँ पे पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अभी देखिए आर्टिकल 163 क्या कहता है, तो आपको यहाँ पे अब देखिए गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रट लेने हैं। ये पूरा केस चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो बनने के लिए पूरे मतलब आप कह सकते हैं 100% यहाँ पे चांसेस हैं, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए जाते हैं कि किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। ओके, तो अब देखिए आर्टिकल 163 क्या कहता है, गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे 163 ये कहता है कि अगर गवर्नर कोई भी फंक्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो कब कर सकता है, वो भी कब करेगा, एड और एडवाइस, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी एड और एडवाइस पर ही क्या करते हैं, वो अपने जो भी फंक्शंस है उसको एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि हमारे 14 सितंबर 2022 से गवर्नर के पास यहाँ पर बिल पड़े हुए हैं, ठीक है, और उन पर गवर्नर क्या है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, स्टेट से सेवरल बिल्स पास बाय 2 हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन पेंडिंग सिंस सितंबर 14 2022 टेक्स लीगल रिकोर्स फॉर रिजॉल्विंग इट्स ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट सेज इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव टू द टॉप कोर्ट अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन कन्फर्म अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन है, जिसके तहत यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट कहाँ गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसको आप स्टेट एंड सेंटर रिलेशन यहाँ पे जीएस पेपर 2 से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देखिए ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर टू हैव वुमेन इन लक्षद्वीप आइलैंड। अब यहाँ पे क्या गया, जो लक्षद्वीप आइलैंड की विमेन्स हैं, टोटल इसमें से 82 आइलैंडर्स थे, उसमें से 77 जो आइलैंडर्स हैं वो कौन है, विमेन है, ठीक है। और उसमें से पार्टिसिपेट कितना किया, यहाँ पे 46 जो विमेन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है एक, उस जो हमारा इंडिया का जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे वो विमेन्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा फाइनेंशियली भी और इसके बारे में जानने में। अब यहाँ पे ऑर्नामेंटल फिश क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की फिश होती हैं, उनको यहाँ पे मतलब जो देखिए यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एजिटेशन आइलैंड इन द कंजर्वेशन एज वेल बूस्टिंग लाइवलीहुड सोर्सेज ऑफ द आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आइलैंडर्स हैं, है ना, मतलब जो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या करेगा, उनका जो लाइवलीहुड रिसोर्सेस है और जो हमारा कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इन दोनों को ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये प्रोग्राम लेकर आया गया है, जिसमें यहाँ पर यूके की सरकार के देखें तो यूके से यहाँ पर जो रियरिंग ट्यूब्स हैं, मिनी ब्लोअर और एरिएशन ट्यूब्स हैं, स्टोन्स हैं, नेट है, फीड बेनिफिट्स बैक्टीरिया और जो यहाँ पर सीड्स वगैरह हैं, श्रिम्प्स की यहाँ पे सीड्स वगैरह जितने भी इनकी पूरी सप्लाई कर दी गई है, ठीक है। इसमें से टोटल 46 जो विमेन है इसकी बेनिफिशरीज होंगी फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ अगत्ती आइलैंड रिसीव्ड इन द मटेरियल एंड स्टॉक द एनिमल इन देयर यूनिट फॉर द फर्दर रियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्दर अब रियरिंग की जाएगी, तो इसमें मेनली हमारा मेन फोकस यही है कि हमें क्या करना है, जैसे कि जो ये आइलैंडर्स हैं इनका जो लाइवलीहुड है इसको यहाँ पे इंश्योर करना, ठीक है ना, इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा बूस्ट करना, थर्ड यहाँ पे जो कंजर्वेशन है, यहाँ पे हम ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर ही जो करेंगे तो इससे क्या होगा, जो फिश है जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे स्पीशीज हैं मरीन इकोसिस्टम की, उनका क्या होगा, यहाँ पे कंजर्वेशन होगा। ओके, इसलिए इस प्रोग्राम को लेकर आया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए ये एक केस स्टडी है महाराष्ट्र की। इसमें क्या है, देखिए द फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ महाराष्ट्र माइग्रेंट वर्कफोर्स। यहाँ पर एक केस स्टडी की गई है। अब इस केस स्टडी में ये बता, जैसे महाराष्ट्र का पहले हम बात करते हैं। महाराष्ट्र क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर केन की खेती की जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। शुगर केन की वहाँ पे खेती की जाती है और एक तरीके से आप कह सकते हो जो महाराष्ट्र है वो शुगर केन का एक हब है,
ठीक है। शुगर केन की वहाँ पे खेती की जाती है, उसका पूरा यहाँ पे हार्वेस्टिंग वगैरह होती है। हार्वेस्टिंग के बाद वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है और वहाँ से जितने भी शुगर केन के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं, शुगर आप कह सकते हैं, और जैगरी हो गया, जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे शुगर केन से बनते हैं, उनकी यहाँ पे पूरी महाराष्ट्र में प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्री में जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन की ये जो यहाँ पे खेती की जाती है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है और ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक सर्वे किया है, तो इस बेसिस पे मतलब उन्होंने जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करके उनसे सर्वे किया है, तो उसमें ये पता चला कि जो ये शुगर केन की यहाँ पे खेती होती है, इसके लिए यहाँ पे जो वर्कर्स की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है उनको यहाँ पे लेकर आया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेकर आया जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, देखिए, एज अ sugar cane harvest season come to an end, residents of villages that make the intrastate move to 6 months talk about living on the fringe and the exploitation they face even without even realizing the injustice, find अभिनय देशपांडे। तो यहाँ पे एक ये बताया गया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, इनजस्टिस किया जाता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे देखिए, जो पूरी फैमिली होती है माइग्रेंट वर्कर्स की, उनको लेकर जाया जाता है, ठीक है। गाँव के जो लोग होते हैं इनको पूरा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या करता है, पूरी फैमिली को लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पे जो मेल पार्टनर है वो तो ठीक है, फीमेल पार्टनर को यहाँ पे जो फीमेल होती है उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या करने पड़ते हैं, अब्यूसेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे उनको सेक्सुअली भी क्या किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉट उनका जो मेल पार्टनर है उनके द्वारा तो किया ही जाता है, इवन जो अदर जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, उन्हें सेक्सुअली यहाँ पे अब्यूज़ किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे उन्हें फाइनेंशियली भी क्या किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख दिया कि हम 1 लाख रुपए, मतलब कि 6 महीने के लिए आपको 1 लाख रुपए बेसिस पर लेकर जा रहा है, बट फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे उनको उनके वेजेस में उनको कम प्रोवाइड किया जाता है, उनको कम वेजेस दिया जाता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें से पैसे भी बहुत ज़्यादा कम कर लिए जाते हैं, लास्ट में वो फिर डिनाई कर देते हैं पैसे देने से, ठीक है, जब उनका काम हो जाता है। तो फाइनेंशियली भी उन्हें अब्यूज किया जाता है और यहाँ पे सेक्सुअली भी उन्हें अब्यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ, वेमेन के साथ जो होता है, ठीक है, तो वो उसको रियलाइज ही नहीं करती कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, एक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। विमेंस को यहाँ पे एक रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनके साथ ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और इसी के चलते वो पुलिस तक को भी क्या करती है, अप्रोच नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो पुलिस को भी क्या करती है, अप्रोच नहीं करती। अब देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, और ये कैसा है, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब यहाँ पर कोई भी आपको, एक तो ना तो जॉब सिक्योरिटी है, दूसरा यहाँ पे जो हमारी बेसिक एनिमिटीज होती हैं, है ना, जैसे कि वॉशरूम की फैसिलिटीज होना, ठीक है, आपको यहाँ पे घर की जो फैसिलिटीज होना, और इवन देखिए अभी जो वर्कर्स हैं यहाँ पे खुले में वो वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं चूल्हा वगैरह में बनाते हैं, तो उनकी जो बेसिक एक तरीके से कह सकते हैं आप एनिमिटीज़ है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती। फाइनेंशियली भी उनके जो वेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी इकॉनमी में। अगर माइग्रेंट वर्कर्स, अगर ये इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, आप सभी को पता है, जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं और जो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको माइग्रेंट वर्कर्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसीज़ होना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेकर आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आया हमारा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, है ना, मतलब एक राशन कार्ड क्या है वो पूरे नेशन में चलेगा, जिससे कि कम से कम ये जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको हम यहाँ पे कर्ब कर सकें। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है माइग्रेंट वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ लेकर आए। क्यों? क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि पार्ट है हमारी इकॉनमी का। अब उनके साथ देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो उन्हें एक्स्ट्रा यहाँ पे काम भी करना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है 10 बजे से 5 बजे तक, जस्ट एग्जाम्पल। अब अगर आपकी बॉस ने, यहाँ पे आपके मैनेजर ने 1 घंटा आपसे और ज़्यादा काम करवा लिया, तो यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाने लगता है, तो आप कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। बट इनके बारे में सोचिए, यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो विमेंस के बारे में सोचिए, वो यहाँ पे काम भी करती हैं, उनसे एक्स्ट्रा काम भी लिया जाता है, उनको यहाँ पे फिर घर भी संभालना पड़ता है, उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी यहाँ पे क्या करना होता है, उनको संभालना पड़ता है। तो आप उनके बारे में भी सोचिए। देखिए अब कई बार देखिए, जब कोविड लगा था,
कोविड के कारण यहाँ पे क्या हुआ था कि सारे जो स्टेट्स थे वो ये कह रहे कि तो आपके जो भी आपके स्टेट्स हैं यहाँ पे वर्कर्स हैं आप उनको यहाँ पे लेकर जाइए, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब तक कोविड नहीं था, पेंडेमिक नहीं था, तो उन वर्कर्स ने आपके स्टेट में यहाँ पे काम किया, आपकी जीडीपी में क्या किया उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया, है ना, आपकी जीडीपी में यहाँ पे उन्होंने हेल्प किया उसको, उसकी ग्रोथ में। अब यहाँ पर जब पेंडेमिक उनकी बात आ रही है, पेंडेमिक का टाइम आ गया, उनके यहाँ पे रख रखवाली की बात आ रही, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप स्टेट्स को यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने वर्कर्स को यहाँ पे लेकर जाइए, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइग्रेंट वर्कर्स को उनका जो होम स्टेट है वहां से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जो जहां पर वो माइग्रेट होकर जाते हैं वहां से भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पूरा इशू है, केस स्टडीज में मिली, आप एज अ केस स्टडीज को कहीं भी यूज अपने आंसर राइटिंग में मेनली मेंस में कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जितने भी ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ फाइनेंशियली और सेक्सुअली उनके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब्यूज होते हैं। अब देखिए सेक्सुअली अब्यूज होते हैं तो इसके और ज़्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, हमें जो हेल्थ आप कह सकते हैं, सेक्सुअली अब्यूज हो रही है वुमेन्स, तो यहाँ पे उनकी हेल्थ पर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेफ सेक्स नहीं होता है, यहाँ पर सेफ सेक्स नहीं होता, और उनको कई बार सेक्सुअली यहाँ पे असॉल्ट भी किया जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी जो कह सकते हैं आप प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, सामने फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने केस स्टडी में देखी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है पोजिशनिंग इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। ना हमने इसको कई बार पढ़ चुका है कि यूक्रेन वॉर में इंडिया की क्या पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे कि 23 फरवरी हमने देखा 2023 को यहाँ पे पूरा 1 साल हो चुका है यूक्रेन रशिया को इन्वेजन किए हुए यूक्रेन में। इसी के चलते जो हमारी जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन लेकर अडॉप्ट किया गया जिसका नाम है क्या, एंड ऑफ दी वॉर, एंड टू दी वॉर। इस रेजोल्यूशन में मतलब हमारे जो टोटल 144 मेंबर्स ने यहाँ पे क्या किया, इस रेजोल्यूशन को फेवर किया, और 32 जो स्टेट्स हैं उन्होंने एब्सटेंड कर दिया। इंडिया ने भी इसमें, जो ये 32 मेंबर्स हैं जिन्होंने एब्सटेंड किया, इंडिया भी इसी में आता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया के पास डायलेमा क्या है, इंडिया के यहाँ पे स्टैंड की बात करें, हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, देखिए मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, डेमोक्रेसी के बीच में और जो ऑटोक्रेसी है इसके बीच में एक लड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो साथ में आ रही हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन को वो क्या करना चाहती हैं, सेव करना चाहती है, बचाना चाहती हैं किससे, ऑटोक्रेटिक जो कंट्री है उसके, जो हमारी एक आइडियोलॉजी है ऑटोक्रेटिक, उससे यहाँ पे सेव करना चाहती है, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पे इतना देख लिया। अगर हम यहाँ पे मॉरलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 2 नेशन के बीच में रशिया है एक और दूसरा यूक्रेन है। यहाँ पे दो की बात देखिए तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, पहले एक मोरालिटी आती है, ठीक है, मोरालिटी, और दूसरा क्या आता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से सुना, मोरालिटी क्या है। यहाँ पे अगर हम मॉरलिटी की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे यूएन चार्टर में भी ये है कि कोई भी नेशन है उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको हमें बनाए रखना है और उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया भी इसको बार बार कहता है कि जो कंट्रीज हैं, है ना, उनकी जो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवन इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर इंडिया ने 4 वॉर लड़े हैं, उसमें इंडिया ने जब ग्लोबल यहाँ पे हेल्प मांगी थी, कि ग्लोबल लेवल पे जब हेल्प मांगी तो यही बात सामने रखी थी कि हमें क्या करना चाहिए, हर एक कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो ग्लोबल हेल्प यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, तो अब यहाँ पे क्या यूक्रेन, अब इंडिया की अभी बात आती है कि जो इंडिया जो है ये मॉरलिटी की बात करता है, तो ये कहाँ गई, उसकी जो इंडिया की मॉरलिटी है वो कहाँ चली गई। अब यहाँ पे रशिया ने इन्वेजन किया, मतलब यहाँ पे रशिया ने क्या किया, जो यूक्रेन है उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को यहाँ पे नहीं माना, है ना, तभी तो यहाँ पे इन्वेजन किया। तो यहाँ पे बात आ रही है कि इंडिया क्यों बार बार मतलब कि सिर्फ रशिया को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे जब बात आती है, यहाँ पे एक डायलेमा क्रिएट हो रहा है कि बट द की डायलेमा बिफोर एनी कंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशन इज व्हेन इट कम्स टू अ स्पेसिफिक एक्शन इन एन इवेंट ऑफ अ क्लैश बिटवीन मोरल पोजीशन एंड नेशनल इंटरेस्ट, इट इज अबाउट विच पाथ दे शुड टेक। अब यहाँ पे एक डायलेमा क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमें जो है मोरल पोजीशन है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, इनके बीच में हमें क्लैशेस देखने को मिलता है। हम यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूक्रेन को फेवर नहीं कर सकते, ठीक है, और रशिया के साथ हम यहाँ पे रशिया को भी यहाँ पर कंडेम नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी ऐसे क्लैशेस आते हैं तो हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल पाथ चूज करने की जरूरत होती है ना, हर एक कंट्री में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। तो इंडिया क्या कर रहा है, बार बार जो है, जो वोटिंग से हमने देखा कि वोटिंग से वो क्या करता है, एब्सटेन कर रहा है।
तो उसमें मतलब यही बात आती कि अब देखिए यहाँ पर ये बात आ गई कि रशिया ने इन्वेजन किया कहाँ, यूक्रेन में। तो यहाँ पे हमने मॉरलिटी की बात कर दी। यूएस ने भी तो बहुत सारे किए, जैसे देखिए यूएस ने क्या किया, इराक 2003 में इराक में यहाँ पे क्या किया, इलीगल इन्वेजन किया, ठीक है। और जो हमारी नेटो में देखिए 2011 में नेटो में यहाँ पे देखिए इन 2011 नेटो टर्न अ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ नो फ्लाई जोन इन लीबिया। अब यहाँ पे लीबिया में क्या किया गया था, लीबिया में उन्होंने ये कहा कि आप नो फ्लाई जोन को यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे रेजोल्यूशन लेकर आइए, ताकि यहाँ पे हम क्या कर सकें, जो फुल स्केल इन्वेजन है उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूएस ने इलीगली क्या किया, सीरिया में जो है अपने ट्रूप्स को यहाँ पे भेजा, ठीक है, वहाँ पे इन्वेजन किया सीरिया में भी। इवन जो इजराइल का आप केस लीजिए, इजराइल ने क्या किया, इलीगली जो ईस्ट जेरूसलम था उसको यहाँ पे एनेक्स किया, ठीक है। अब यहाँ पे इजराइल का एनेक्सेशन यहाँ पे गोलन में हुआ, जो एम्बेसी है, इसी के चलते यूएस ने भी क्या कर लिया, अपनी जो एम्बेसी है वो जेरूसलम से यहाँ पे मूव कर ली। और यहाँ पे देखिए हम बट जब यहाँ पे रशिया वेस्ट ने मतलब कई, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट ने कई सारी कंट्री में, यूएस की बात करें, ईरान में यहाँ पे इन्वेजन किया, इराक में यहाँ पे इन्वेजन किया, सीरिया में यूएस ने यहाँ पे इन्वेजन किया, ठीक है। जेरूसलम से यहाँ पे जो इजराइल है उसने भी यहाँ पे क्या, जो ईस्ट जेरूसलम है वहाँ पे क्या किया, इन्वेजन किया। तब तो उन कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे कोई भी सैंक्शंस यहाँ पे नहीं लगाए गए। इस आर्टिकल में मतलब यही बात कीजिए कि उन पर तो कोई भी यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लगाए गए। बट जब रशिया ने यहाँ पे क्या किया, यूक्रेन पे इन्वेजन किया, तो आपने इन पे इतने ज्यादा यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। तो देखो इसमें एक है, अनदर केस इज दैट टर्की एंड नेटो मेंबर विच हैज इलीगली सीज्ड सीरियन टेरिटरीज बट फेसेस नो इंटरनेशनल आयर्स। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि जो टर्की है और जो नेटो कंट्रीज मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो सीरियन टेरिटरीज हैं उनको यहाँ पे इलीगली सीज किया, तब तो उनके ऊपर कोई भी इंटरनेशनल यहाँ पे आप कह सकते हैं सैंक्शंस नहीं लगाए गए। तो देखिए यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट और मॉरल कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही डाइवर्जेंस यहाँ पर है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे जब रशिया की जो आइडियोलॉजी आप तरीके से कह सकते हैं वो एक तरीके से पूरी अलग है, ठीक है। और जो वेस्ट कंट्रीज है वो टोटली यहाँ पे आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, देखिए हमारा जो रशिया है एक हिस्टोरिकल पार्टनर है ना। यहाँ पर अब हर एक उसकी बात करें कि वाई शुड नॉट इमर्जिंग कंट्रीज सच एज इंडिया पुट देयर नेशनल इंटरेस्ट एट अ कोर ऑफ देयर पॉलिसी मेकिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, रशिया को कंडेम करना चाहिए और यूक्रेन का यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे डायलेमा ये है कि रशिया क्या है, हमारा हिस्टोरिकल पार्टनर है ना, हमारे बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट हैं जो कि रशिया से यहाँ पर लिंक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया जैसी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि इंडिया जैसी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो वो अपनी जो उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसको अपनी पॉलिसी मेकिंग में कोर पॉइंट पे क्यों नहीं रख सकती, है ना। तो इसमें यहीं पे ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है न्यू दिल्ली क्या चाहता है, इंडिया की क्या यहाँ पे डिमांड है। तो हमारा मेन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो हम ये नहीं चाहते कि वॉर हो, वॉर जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्या हो, खत्म हो, बट यहाँ पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी हमें ध्यान रखें। रशिया की बात करते हैं, रशिया हमारा एक हिस्टोरिकल पार्टनर है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइज हैं किसके साथ, रशिया के साथ। पहला तो एनर्जी सेक्टर में आप देख लीजिए, सैंक्शंस लगने के कारण हमें जो फ्यूल है वो क्या डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अब जो आप कह सकते हैं इंडिया के एक डेवलपिंग कंट्रीज है और जितना भी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एनर्जी सेक्टर है वो हमारा यहाँ पे फ्यूल से मतलब 80% जो हमारा काम है वो जो ये फ्यूल है ना उससे ही चलता है। अब अगर हमें ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा तो हम इसको क्यों नहीं परचेस करेंगे, हम ये जो ये अपॉर्चुनिटी है इसको हम क्यों लॉस करेंगे। ये कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे इंपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बट ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यही कहा जाए, देखिए तो दूसरी बात हम डिफेंस सप्लाई देखें तो टेल्स रशिया हैज़ फुलफिल्ड 46% ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड इन लास्ट 5 ईयर्स में। हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो 46% ऑफ इंडिया की जो डिफेंस नीड है वो किसने पूरी करी है, यहाँ पर रशिया ने पूरी करी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करने की जरूरत है, जो डिफेंस इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, बट ये टाइम लेगा। हम इतनी जल्दी यहाँ पे मतलब कि 2 दिन में या फिर 2 महीने में अपना जो डिफेंस जो इंपोर्ट है, डिफेंस इंपोर्ट सिस्टम है उसको यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता है। थर्ड इसमें क्या कारण कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसके कारण रशिया एक किसके साथ जा रहा है, चाइना के साथ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो चाइना क्या है यहाँ पर आज के टाइम पे मेन कंपटीटर है किसका, इंडिया का। अगर रशिया के साथ इंडिया यहाँ पे अपने रिलेशन खराब कर लेता है तो रशिया और चाइना मिलकर क्या कर सकते हैं, इंडिया को यहाँ पे कंडेम कर सकते हैं,
ठीक है। तो रशिया चाइना को यहाँ पे एक तरीके से क्या करने के लिए वो करने के लिए रशिया की हमें यहाँ पर जरूरत है यहाँ पे। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी आती है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो रशिया और इंडिया कहाँ है, यूरेशियन प्लेट में है। आप सभी को जो यूरेशियन लैंडमास है उसमें कहाँ पर है, रशिया और इंडिया है, ठीक है। और जब से यहाँ पे यूएस ने अपने जो ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान से यहाँ पर हटा लिया, यूएस तो कितना ज़्यादा दूर है। अब जब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले हमारी कौन हेल्प करेगा, यूएस आके करेगा या फिर रशिया करेगा, ऑफकोर्स रशिया ही करेगा। तो हमारी कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर रशिया की ज़रूरत है, ठीक है। लास्टली इसमें ये प्रेफर किया जा रहा है कि देखिए वो इंडिया ये नहीं चाहता है, हम सभी को पता है कि सारी जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ना तो रशिया को कोई ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और जो यूक्रेन है उसके भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है यहाँ पर सामने आ रहा है, ठीक है। तो बट हमारी जो मेन प्रॉब्लम है देखिए कि व्हाट इंडिया वांट्स इज एन इमीडिएट एंड ऑफ द वॉर। इंडिया क्या चाहता है कि इमीडिएट यहाँ पर जो वॉर है वो जल्दी से यहाँ पर ख़त्म हो जाए और यहाँ पर जितने भी हमारे जो मेन यहाँ पे आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इस पर हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंडिया शुड स्टिक टू इट्स pragmatic neutrality rooted in realism and continue to push for a practical solution to the Ukrainian crisis। अब यहाँ पे एक हाजिर जो इंडिया है उसकी जो प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी है और रूटेड रियलिज्म है इसको कंटिन्यू करना होगा और जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आना होगा इस यूक्रेनियन क्राइसिस के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इन इज रेजिलेंस इन नीड। नाउ यहाँ पर साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, हम वर्ल्ड क्राइसिस की बात करें तो जितने भी ये हार्श वर्ल्ड क्राइसिस है इन्होंने क्या किया है, जो साउथ एशिया है उसको बहुत ही बुरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसके हमें इम्पैक्ट एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। जैसे कि पहले तो पेंडेमिक आया, ठीक है, पेंडेमिक के बाद यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसके अब पेंडेमिक के कारण ही, इसमें मेनली पेंडेमिक कोई कोविड-19 को फोकस किया गया है। पेंडेमिक के कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो कोविड-19 अलोन पुट मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड livelihood at risk and its impact have already undermined decades of development gains, ठीक है। तो यहाँ पर डीपली यहाँ पे क्या डिस्ट्रेस हुआ, जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें हमें क्या फेस करने, जो ह्यूमन कैपिटल है हमारा, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिले, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज डिस्ट्रेस हुआ, स्किल्स जो है उस पर देख, हेल्थ ऑफ द पीपल उस, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ, मतलब कि मेनली जो हमारा एजुकेशन है और जो हेल्थ है उस पर हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। साउथ एशियन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं देखने को मिला इसका इम्पैक्ट, बट जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिला, डिस्ट्रेस देखने को मिला। इसलिए ये कहा जा रहा है कि to strengthen resilient and protect the well-being of the future generation, governments across South Asia needs to take urgent policy action and invest in human capital। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हमें रेजिलेंस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर जनरेशन को यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट में साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं वहाँ पर उन्हें अर्जेंट पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम देखिए ओवरऑल देखिए जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका हम जीडीपी का पूरा अगर हम कैलकुलेशन लगा के देखें तो वो जीडीपी का 1% किस में स्पेंड करती हैं, हेल्थ सेक्टर में, और 2.5% किस में स्पेंड करती हैं, एजुकेशन में, जो कि अगर हम अदर वर्ल्ड जो ग्लोबल एवरेज देखें तो 5.9% यहाँ पे स्पेंड किया जाता है हेल्थ में और 3.7% स्पेंड किया जाता है एजुकेशन में, तो जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कम है। तो यहाँ पे हमें क्या इंश्योर करना होगा कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करें, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, तभी हम क्या कर सकते, जो आने फ्यूचर जनरेशन जो हमारी है, फ्यूचर है इन कंट्रीज़ का, उसको हम यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो कोविड-19 के कारण यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 35 मिलियन पीपल अक्रॉस दी साउथ एशिया इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। यहाँ पर कोविड-19 के कारण 35 मिलियन जो पीपल हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन पर चले गए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे मेनली क्या कहा जा रहा है कि अगर हम सिंपली देखें तो जो पॉवर्टी है इन लर्निंग जो पॉवर्टी है वो भी क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। इसका सबसे इफेक्ट हमें पड़ा कि जैसे कि 10 साल के यहाँ पर बच्चे हो गए और अभी भी क्या उनकी वो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रीड नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए 10 साल का बच्चा है वो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा है, उसकी जो रीडिंग एबिलिटी है, मतलब जो एजुकेशन है वो पूरा यहाँ पर जीरो चला गया है उनका।
हम वो देखें तो देखिए 2020 में अगर हम देखें 2020 से 2022 तक, तो टोटल अगर हम देखते हैं तो जो मतलब गैप आता है वो कितना आता है 144 डेज का यहाँ पे मतलब स्कूल जो है हमें क्लोज देखने को मिला। बट यहाँ पर साउथ एशियन में 225 डेज, मतलब कि ये इससे डबल है ना। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए वाइल द अराउंड द वर्ल्ड ऑन एवरेज स्कूल रिमेन क्लोज फॉर इन पर्सन लर्निंग बिटवीन 2000 एंड 22 फॉर 144 डेज 141 डेज, बट इन साउथ एशिया में हमें कितना देखने को मिला 225 डेज। जैसे कोविड के कारण यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, तो जो हम ग्लोबल एवरेज देखते तो यहाँ पे 144 डेज यहाँ पे स्कूल क्लोज थे, बट साउथ एशियन में 225 डेज थे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जिसके कारण यहाँ पर लर्निंग जो पॉवर्टी है वो कहाँ चली गई है, 60 से 78% यहाँ पर उनकी घट गई, किसकी, साउथ एशियन कंट्रीज की। ठीक है, इसमें मेनली यही कहा जा रहा है कि हमें ऐसी जो साउथ एशियन कंट्रीज है उन्हें सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज़ कर कर यहाँ पे हमें फ्यूचर में उनको फ्यूचर बेस्ड जो है पॉलिसीज़ लेकर होना, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, उन्हें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, तभी वो क्या कर सकती हैं जो ये जिस पॉवर्टी लाइन में जा चुके हैं उससे वो सामने उभर कर आएंगी। ओके, तो ये आर्टिकल इसी के रिलेटेड था। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है द आफ्टर मैथ ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्रैश। अब यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है कि श्रीलंका में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। अब इसी के चलते यहाँ पे देखिए हम इन्फ्लेशन की बात करें तो कितना है 50% है, जिसके कारण यहाँ पे जो श्रीलंकन फैमिलीज हैं है ना, उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने बच्चों को खाना यहाँ पे जो है वो कम फीड कर रहे हैं, मतलब कि खाना उनको कम दे रहे हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे ये जो रिसेंट सर्वे में ये आया है कि जो फैमिलीज हैं श्रीलंकन फैमिलीज वो फोर्स्ड हैं, मतलब कि उन पर मजबूरी के कारण वो क्या कर रही हैं, खाने का जो अमाउंट उसको रिड्यूस कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, जो फूड इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है श्रीलंका में। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे ये भी डिमांड कर रहा है, श्रीलंका बार बार IMF के पास जा रहा है, उनसे ये कह रहा कि आप हमें यहाँ पे मतलब कि रिकवर होने में हमारी हेल्प करिए। तो इसी के चलते यहाँ पे 2.9 बिलियन का एड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बात की गई थी। अब इसमें यहाँ पे मेनली क्या था, ये जो 2.9 बिलियन का जो एड था इसको आने में यहाँ पे डिले हो रहा है। पहले ये लास्ट जनवरी तक आने वाला था, फिर लास्ट फरवरी तक आने वाला था, बट इस डिले के कारण यहाँ पे क्या हुआ, डिले हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो श्रीलंकन पीपल है वो फिर से यहाँ पे क्या होने लगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। क्या करने लगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये डिले क्यों हो रहा है, देखिए ये जो यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइडर जो थे, मेनली यहाँ पे 3 कंट्रीज थी, चाइना, ये 2.9 बिलियन का जो यहाँ पे केस था इसमें चाइना, जापान और इंडिया। तो इंडिया और जापान ने तो यहाँ पे अपना वो क्रेडिट यहाँ पर दे दिया, बट चाइना इसमें क्या कर रहा है, चाइना का जो एश्योरेंस है, यहाँ पर एक रिटर्न फाइनेंशियल एश्योरेंस की जरूरत है, जो कि जापान और इंडिया ने तो प्रोवाइड कर दिया, बट चाइना का अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके कारण हमें यहाँ पे फेसेस देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए इन जुलाई 2022 द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रैनिल वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वहाँ 2022 में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, दो द अर्जेंट पार्लियामेंट्री वोट ऑन one of the first tasks he said himself was the negotiate an IMF deal to restrict the country's better economy। सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने अपना पहला टारगेट ये रखा कि वो क्या करेंगे, IMF के साथ यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे और डील करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी है उसको यहाँ पे बेटर पोजीशन पर लेकर आए। ठीक है, IMF ने यहाँ पे एम्फेसिस किया कि जो श्रीलंका की जो इस टाइम पे कंडीशन है वो उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कोविड का भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा, दूसरा यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्या था, करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि करप्शन ने यहाँ पे किसको कंपेल किया, और करप्शन के साथ साथ यहाँ पर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, इनकी जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो भी कैसी हैं, अनस्टेबल थी, अनसस्टेनेबल थी। जो साथ में यहाँ पे करप्शन और ये अनसस्टेनेबल जो वेलफेयर प्रोग्राम और पॉलिसीज थी वो एक साथ आ गई, जिसके कारण यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमें इस तरीके की दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब ओवर द लास्ट ईयर हम देखें तो पुअर फैमिलीज हैव बीन फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर फूड इनटेक ड्रास्टिकली, सोरिंग प्राइस हैव कीप एग्स fish and meat out the reach of many, raising concerns among medical practitioners over nutrition level in the community। अब इसमें क्या हो रहा है, जो फैमिलीज हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे फूड इंटेक को कट कर रही हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राइसेस हैं यहाँ पर एग के, फिश के, मीट के, जो भी फूड आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो कि वो अफोर्ड ही यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो फूड इंटेक यहाँ पे जो कट किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल है उस पर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और जिसके कारण यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल जो कम्युनिटी उस पर यहाँ पे फोकस करने पर प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डिविजन्स बिटवीन द वेस्ट, रशिया चाइना ड्रिल्ड अ जॉइंट स्टेटमेंट एट G20 मीटिंग।
अब आप सभी को पता है यहाँ पे G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके यहाँ पे मीटिंग चल रही है। अब इसी में यहाँ पे क्या है, एक डिवीजन सा बन गया। एक तरफ कौन आ गया, रशिया एंड चाइना, और दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक साथ में आ गई। तो यहाँ पर अब देखिए ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बन गया, और बीच में कहाँ पर आ गया है, बीच में आ गया हमारा इंडिया। ना वो इस साइड है ना ही इस साइड है। तो देखिए इसमें यही क्या, जो यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लॉरेंस एक्सचेंज sharp words despite PM Modi's appeal to rise above differences. India's issues chair summary naming Russia, China for not joining consensus on Ukraine for Bali document. तो यहाँ पे एक बाली डॉक्यूमेंट था, उसको यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको, उस पर यहाँ पे कंसेंसस, रशिया और यूक्रेन के यहाँ पे कंसेंसस नहीं है कि हमें क्या करना है। जो यूक्रेन क्राइसिस हो रही है, यूक्रेन क्राइसिस, इसको यहाँ पे अब स्टॉप करने की जरूरत है, बट यहाँ पे चाइना और रशिया ने इसको कंसेंसस नहीं प्रोवाइड किया। अब इसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ, जो रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे और यूएस के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके बीच में यहाँ पे जो वर्ड का जो एक शार्प एक्सचेंज हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें मतलब इंडिया ने अपील भी किया था कि इस तरीके के जो भी डिफरेंसेस है उनको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, जो मतलब जो मेन प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, उनको सामने रखा जाए। बट उसके बाद भी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमें शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी देखिए ये G20 से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स होती रहेंगी इसके बारे में न्यूज़ आती रहेंगी। इवन यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन में भी हमें आर्टिकल देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंडिया इटली इवेल्यूएट टाइज साइन MOU ऑन डिफेंस कॉपरेशन। अब इंडिया और इटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अपने टाइज उनको यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया। तो देखिए क्या कहा है कि legacy issue now binding behind India and Italy on Tuesday announced the elevation of the bilateral relationship strategic partnership while also concluding memorandum of understanding defense। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार्टअप ब्रिज लेकर आया गया है इंडिया और इटली के बीच में। कौन सा, इंडिया और इटली के बीच में। तो आपको यहाँ पे याद रखना क्या लेकर आया गया है, स्टार्टअप ब्रिज। इसमें मेनली क्या होगा, जो हमारा म्यूचुअल कॉपरेशन होगा, कहाँ, म्यूचुअल कॉपरेशन होगा इन अ डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे मतलब डेली यहाँ पे ट्रेनिंग होंगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे की जो मिलिट्रीज है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा स्टार्टअप ब्रिज है बिटवीन इंडिया एंड इटली। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडिया चाइना डिस्कस LAC सिचुएशन एज जयशंकर मीट्स काउंटर पार्ट क्वीन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी और चाइनीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं क्विंग गैंग, तो G20 की साइडलाइन में इनकी मीटिंग हुई दिल्ली में। तो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा क्या कि LAC की जो सिचुएशन है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो इसमें मेनली यही कहा गया कि हमें जो है LAC है इसके एक तरीके से आप 2022 के बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ उसमें बहुत सारे डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, चैलेंजेस इन द बायलैटरल रिलेशन, मेन चैलेंज क्या है हमारा, ये LAC वाला और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो उसमें मेनली LAC को लेकर यहाँ पे बात की गई। द ट्रस्ट ऑफ आवर टॉक्स वाज ऑन चैलेंजेस इन द बायलैटरल रिलेशनशिप एंड द पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एंड द LAC। तो इसमें जो ये मीटिंग हुई इसमें मेनली LAC के बारे में बात की। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, देखते हैं यहाँ पे फर्दर क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करें तो नेक्स्ट आर्टिकल फिर से वही है कि G20 की अभी मीटिंग हो रही है, इसमें फॉरेन मिनिस्टर जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब साइड लाइन्स में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लिंकन है एंड लेवरॉन मैक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन टॉप US एंड रशिया डिप्लोमेट्स सिंस यूक्रेन वॉर बिगिन। यहाँ पे क्या हुआ था, G20 का जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही वो तो हो ही रही, साइड लाइन्स में यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स आए हैं उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग हो रही। तो जो US के फॉरेन मिनिस्टर हैं और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर जब से यूक्रेन क्राइसिस हुए हैं, यूक्रेन वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तब से इनकी पहली मीटिंग हुई। अब इसमें मिलने ये क्या आ गया, US स्टेट सेक्रेटरी सेज ही रेज द वॉर एंड रशिया विड्रॉल फ्रॉम द न्यू स्टार्ट। अब यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है, यूएस वॉर के अगेंस्ट में यहाँ पे अपनी वॉइस उठा रहा है, और रशिया ने क्या किया, यहाँ पे जो न्यू स्टार्ट्स जो ये उससे क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, रशिया सेज देयर वर नो फुल प्लेस मीटिंग एंड द यूएस आस्क्ड फॉर द कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसी कोई फुल प्लेस मीटिंग नहीं हो, बट यूएस क्या कर रहा है कि कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, ये जो हमारे मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो टू लीडर्स हेड दिल्ली ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 मिनिस्टर मीटिंग FM ऑन थर्सडे। यहाँ पे जो ब्लिंकन है रेज सब्सटेंशियल पॉइंट्स ऑन द वॉर एंड अदर
इशूज विद ड्यूरिंग देयर मीटिंग एट द राष्ट्रपति भवन कल्चर। तो यहाँ पे जो सब्सटेंशियल पॉइंट्स हैं वॉर के लेकर, उसके बारे में इनकी बातचीत हुई है कि मतलब विड्रॉल वगैरह क्यों है, ये सारी चीज़ में अभी सिर्फ बातचीत हो रही है। अभी यहाँ पे रिटर्न टॉक मिले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मतलब एक तरीके से क्या निकल कर आया है, रिजल्ट क्या आया है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।